साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार आप साथ संगत माँ के आशीर्वाद से दासी ने जो पीछे विचार रखे हैं, उन विचारों का दासी अगला पार्ट आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी प्रवान करना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी थी, इसलिए ये एक ही समय में नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसके 2 पार्ट बनाए हैं। कहते हैं कि जैसा आपने सुना कि सावित्री जी की बेटी का बर्थ हुआ, सावित्री जी की बेटी का जन्म हुआ और उन्होंने सुलोचना जी से वचन मांगा कि आप मेरी बेटी को किसी ज़रूरतमंद दंपत्ति को दे देना। तो सुलोचना जी ने सावित्री जी से वादा किया कि यदि तुम्हारी बेटी होगी तो उसकी मैं हर तरह से सुरक्षा करूंगी, और जब तक कोई सुयोग्य परिवार उसे अपनाने के लिए नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बेटी को मैं अपने पास रखूंगी। आगे कहते हैं कि उनका आश्वासन मिलने के बाद सावित्री बहुत बेफिक्र सी हो गई। उसकी आंखों में आए कृतज्ञता के भाव वे आज भी नहीं भुला पाई है। वह बोली, दीदी मैं जीवन भर टेंशन फ्री और निश्चिंत होकर जी तो नहीं पाई, पर आज आपकी बात सुनकर शांति से मर जरूर सकूंगी। उसके बाद एनेस्थीसिया के प्रभाव के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई। हर संभव प्रयास करने पर भी सुलोचना जी सावित्री जी को तो बचा नहीं पाई। हाँ, उसकी बेटी जरूर सही सलामत पैदा हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर से वे बहुत दुखी मन से जब बाहर निकली तो सावित्री की सास ने बजाय सावित्री के स्वास्थ्य के विषय में पूछने के पहले प्रश्न यही किया, क्यों डॉक्टर साहब, इस बार तो मेरे पोता ही हुआ है ना। उन्होंने इनकार करते हुए जब उसे सावित्री की मृत्यु और उसके पुत्री होने की सूचना दी तो वह अपना सिर पीटते हुए बोल पड़ी, हे भगवान, हमारे तो कर्म ही फूट गए। हाय, मेरे बेटों का क्या होगा? इस महंगाई के ज़माने में मेरे बेटे का क्या होगा? इस महंगाई के ज़माने में वह कैसे अपनी 2 बहनों और 3-3 बेटियों का बोझ उठा पाएगा? फिर सावित्री को कोसते हुए बोली, वह अभागी अपने आप तो चली गई, पर जाते जाते यह मुसीबत हमारे गले डाल गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ इसे भी उठा लेता। सावित्री का पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुनता रहा। उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी माँ की इन बातों को कहने से रोक सकता, बल्कि उसके चेहरों के भावों से तो यही लग रहा था कि वह अपनी माँ की बातों से सहमत था। उसको देखकर लग रहा था कि उसको अपनी पत्नी की मौत का भी कोई खास दुख नहीं हुआ था। उन लोगों के रुख को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि सावित्री ने ठीक ही कहा था कि उसकी सास और पति कितने निर्मम थे। वास्तव में उसकी बेटी को उन क्रूर हाथों में सौंपना सही नहीं है, पर इसके लिए उसके पति की स्वीकृति लेनी जरूरी थी। सुलोचना जी ने जब सावित्री की अंतिम इच्छा के बारे में उन्हें बताया तो जैसे उनको मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। सावित्री का पति 2-4 मिनट अपनी माँ से सलाह करने के बाद बोला, डॉक्टर साहब, यदि सावित्री की भी अंतिम इच्छा यही थी कि इस बच्ची को किसी सुपात्र को गोद दे दिया जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बस यही समझकर संतोष कर लूँगा कि सावित्री के साथ बच्ची भी जन्म लेते ही हमसे बिछुड़ गई। मैं तो पहले से अपनी 2 बहनों और 2 बेटियों की जिम्मेदारी उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ। अब फिर एक बेटी का और बोझ मैं नहीं उठा पाऊँगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि इसे किसी सुयोग्य हाथों में सौंप दें ताकि उसका भविष्य तो संवर सके। सावित्री के पति की बातें सुनकर वे गंभीर हो गई थी। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को छोड़ने का फैसला अनुचित जरूर था, पर उसके घर की परिस्थितियों को जानने के बाद वे उसके पति के प्रति कुछ नरम हो गई। सावित्री के पति से अपनी बच्ची से सारे संपर्क तोड़ने की कानूनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद उन्होंने उन लोगों को हॉस्पिटल से जाने की स्वीकृति दे दी। सावित्री की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर थी,
पर पर्याप्त पोषण नहीं मिलने के कारण वह कमज़ोर थी। इसलिए कुछ समय उसे नर्सरी में रखने का तय किया गया ताकि उसकी ठीक तरह से देखभाल हो पाए। घर आने पर भी सुलोचना जी का मन किसी काम में नहीं लग पाया। बार बार सावित्री और नवजात बच्ची की छवि उसकी आंखों के सामने घूम जाती थी। जब तक बच्ची को किसी सुयोग्य हाथों में नहीं सौंप देती, वे स्वयं भी बेफिक्र नहीं हो सकती थी। उनके पति ने उन्हें विचार मगन देखकर 1-2 बार टोका भी, पर उन्हें हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात टाल दी थी। दूसरे दिन हॉस्पिटल गई तो अपने आप ही उनके कदम उस छोटी बच्ची को देखने नर्सरी की ओर उठ गए। उनको बच्ची के बाद देखकर नर्सरी की कई नर्सें बच्ची के पालने के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थी। सभी एक ही आवाज़ में कह रही थी, मैडम कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है, उसको तो कोई भी अपना लेगा। उसी समय बच्ची रोने लगी। उसको रोते देखकर सहसा सुलोचना जी का दिल उमड़ पड़ा। उन्होंने जल्दी से उसको गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उस छोटी सी जान को भी शायद उनके दिल से लगकर माँ का स्पर्श महसूस हुआ। तभी वह उनकी गोद में जाते ही एकदम चुप हो गई। बस उसी पल सुलोचना जी ने मन में एक फैसला ले लिया कि वे उस बच्ची को किसी गैर को न सौंपकर स्वयं अपनाएंगी। अब से वो 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी की भी मां बन गई हैं। यह एहसास उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचा गया। अपने पहले बेटे के बाद उन्होंने ईश्वर से बहुत मन्नत मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक बेटी जरूर मिले। उस समय तो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, पर आज ईश्वर ने उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया था। इस प्रकार रागिनी का उनके जीवन में आगमन हुआ। रागिनी को अपनाने के उनके फैसले से शुरू में तो उनके पति भी विशेष सहमत नहीं थे। उन्होंने उनको समझाना भी चाहा, सुलोचना अब सौरभ और गौरव भी बड़े हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले को बच्चे सहज स्वीकार कर लेंगे। इतने सालों के बाद हमारे प्यार और दुलार की वे किसी तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे भी यह व्यवहारिक नहीं लगता कि तुम इतनी बिजी रहती हो, हॉस्पिटल में भी जॉब करनी है और घर को भी संभालना है, इतने छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाओगे? वैसे ही इतनी जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर हैं। लेकिन सुलोचना जी ने कहा, नहीं, मैं इस बच्ची को संभाल लूँगी, मैं किसी और को नहीं दूँगी। तो कहते हैं कि अब इस बच्ची के आने से उन्हें जीवन में एक नया मकसद मिल गया था। और दोनों बेटे तो हॉस्टल में ही पढ़ते थे और एक लड़की को हॉस्टल भेजने का मन नहीं हुआ। हालांकि उसकी परवरिश में शुरू में कुछ मुश्किलें आई। सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में बच्ची की देखरेख के लिए एक भरोसेमंद और कुशल परिचारिका की व्यवस्था करने से लेकर उसके खाने पीने पहनने की सामग्री जुटाने में शुरू में उन्हें कुछ मेहनत करनी पड़ी। गौरव और सौरभ को बड़ा करने के बाद छोटे बच्चों की परवरिश की आदत छूट गई थी। फिर भी वह रातों को जागने का सिलसिला जैसे बच्चे रात को उठते हैं, बाथरूम पोटी करते हैं, तो इस तरह है उन्होंने सब बात को संभाला, सारी जिम्मेवारियां संभाली। जब गर्मियों की छुट्टियों में गौरव और सौरभ घर आए तो रागिनी को देखकर शुरू में तो बहुत खुश हो गए। उसके साथ खेलते, उसको कभी दूध पिलाने की कोशिश करते, तो इस तरह वे उसके साथ बहुत खुश रहते थे। इसी बीच जब रागिनी बड़ी हो रही थी तो दोनों भाइयों से उसी अपनेपन की उम्मीद करती जो वो देती, लेकिन वो तो उसे कभी प्यार मिला नहीं। रागिनी को उन्होंने अच्छे स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही रागिनी पढ़ने में बहुत अच्छी रही, अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती। उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि दोनों बेटों में से कोई एक तो उनके बिजनेस को अपनाए, पर सौरभ ने MBA में दाखिला लिया और गौरव ने इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया। दोनों बच्चों के लालन पालन में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए, यही उनकी कोशिश रहती और उन्होंने दोनों बच्चों को लायक बना दिया। MBA करने के बाद गौरव को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। कुछ समय बाद मुंबई में रहने के बाद वह लंदन चला गया और जब वह विदेश गया तो वहीं का होकर रह गया और वहीं पर उसने अपनी गृहस्थी बसा ली। सौरभ ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद
दिल्ली में ही जॉब कर ली और उसने भी वहीं अपनी गृहस्थी बसा ली। रागिनी ने मेडिकल में एडमिशन लेकर अपनी इच्छा को फलीभूत करने का फैसला किया। MBBS करने के बाद वह गायनोकोलॉजी में MS कर रही थी। उन्हीं दिनों अचानक उनके पति को हृदय का दौरा पड़ा। उन्हीं दिनों अचानक सुलोचना जी के पति सुभाष को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन वो बच नहीं पाए। कहते हैं कि दोनों लड़कों को बुलाया गया, लेकिन दोनों लड़के आ नहीं पाए। दोनों लड़के, लंदन वाला लड़का नहीं आ पाया और जो दिल्ली रहता था वो लड़का आ गया और कुछ दिन रहने के बाद वो चला गया। उन दिनों रागिनी ने जी जाने कर दिया था। उसने अपने पिता सुभाष की, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत सेवा की। उनकी सेवा को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें अपना लिया और बहुत प्यार दिया। उन्होंने कहा कि सुलोचना, रागिनी ने जो मेरी सेवा की है वह मेरे बेटे भी नहीं कर पाए। गौरव के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज़्यादा महत्व उसके काम का है और सौरभ तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए आया है। ये बेटी ही है जो इसने हमारे दुख दर्द को समझा है। और इस तरह कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद सुलोचना जी के पति सुभाष की मृत्यु हो गई और कहते हैं कि रागिनी का विवाह भी हो गया, वो डॉक्टर भी बन गई। और आज अचानक मिले सौरभ और रागिनी के पत्रों ने उनके शांत जीवन में फिर एक हलचल सी ला दी। दोनों ही लेटर दिल्ली से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे उद्देश्य अलग थे। वे सोच रही थी कि रिश्तों के कितने आयाम हैं। गौरव और सौरभ को तो उन्होंने जन्म दिया, खून का रिश्ता था, फिर दोनों बच्चों ने इस रिश्ते को कभी महत्व नहीं दिया, जबकि रागिनी से तो उनका कोई खून का संबंध भी नहीं था, फिर भी वह उनके दिल के कितनी नज़दीक थी। रागिनी के व्यवहार में कितनी श्रद्धा और सम्मान था। इस बात का कहते हैं कि वे सोच रही थी कि लोग कहते हैं खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, पर उन्हें तो यही लगता है कि मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हाँ संगत जी, इसी तरह हमारे सतगुरु माता जी भी हमें यही समझाते हैं कि जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, सभी हमारा एक परिवार है और हमने अपने परिवार की तरह ही रहना है। और जो भी हमारे संत महात्मा होते हैं, जब भी किसी गुरु बहन का या गुरु भाई का दुख दर्द सुनते हैं तो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही हमारा सच्चा परिवार है। इसलिए हमने घर में भी जितने परिवार के मेंबर्स हैं, ये नहीं कि हमने उनके साथ प्यार नहीं रखना है, हमने उनके साथ भी बढ़ चढ़ कर प्यार करना है। और जो हमारा ये मिशन का, ये जो हमारा परिवार हमें गुरु परिवार मिला है, हमने इनके साथ भी जी जान से हमने प्यार रखना है। जब भी जहाँ भी किसी को भी किसी भी ज़रूरत की, कोई भी ज़रूरत पड़े, हमने उसकी ज़रूरत में तैयार रहना है। और भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। भगत तो निष्काम निरचित भाव से सारे ही संसार को अपना परिवार मानते हुए सभी की सेवा करते हैं। ये हमारे सतगुरु की सिखलाई है। हम कभी भी बेटों बेटियों में फ़र्क ना रखें, कभी भी अंतर ना रखें। हमेशा हम बेटियों को भी वही प्यार, वही महत्व दें जो हम बेटों को देते हैं। बेटियां किसी काम में भी पीछे नहीं हैं। जो बेटियों को ऐसा समझते हैं, जो फ़र्क रखते हैं, वो कभी भी फ़र्क ना रखें। जिस तरह सावित्री के पति और सास ने बेटी में फ़र्क रखा, नहीं, बेटियां बेटों से भी बढ़कर है। बेटा भाग्य से होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। हम बेटियों की भी कदर करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। संगत जी, ये स्टोरी आप जी को कैसी लगी आप जी ज़रूर बताना। और दासी को स्टोरी बहुत अच्छी लगी, इसलिए दासी ने आप जी के चरणों में शेयर की है। अगर आप जी को ये स्टोरी अच्छी ना लगी हो, अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत लगा हो, तो आप जी दासी को क्षमा कर देना। दासी हाथ जोड़कर आप जी के चरणों में शीश रखकर कोटिन कोटिन बार क्षमा मांगती है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।